NTA-UGC नेट यानी निमेज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, NTA-UGC नेट कम्युनिकेशन क्लास सेकंड। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 25 प्लस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। और ये वीडियो दोस्तों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। और कम्युनिकेशन के काफ़ी प्रकार हैं, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 टाइप लेके आए हैं, तो उन सभी को आप अच्छे से देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अनअकैडमी पे कंप्लीट बैच कोर्स आ रहा है एजुकेशन और पेपर फर्स्ट के लिए। इससे दोस्तों आप 2021 में नेट और JRF क्लियर कर सकते हैं। और ये बैच दोस्तों 4 जनवरी से शुरू हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सुजाता ठाकुर और तलवीर सिंह पढ़ाएंगे। लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका पेपर सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और है तो इसके लिए भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करने को मिलेगी। और ये बैच दोस्तों 18 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसके अंदर आपको बेगीराम और नवीन शेख दोनों पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। और दोस्तों अगर आप अनअकैडमी प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा कोड निम्मीजी NTA यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से दोनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों संचार के प्रकार काफ़ी तरह के हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है इनको। जैसे कि हम मान के चले, अगर हम संख्या के आधार पे माने तो अलग होगा। जैसे एक व्यक्ति संचार करे, 2 व्यक्ति संचार करे या फिर हज़ारों व्यक्ति संचार करे। मीडियम के माध्यम से भी हो सकता है, जैसे कि यूट्यूब के जरिए हो गया, रेडियो के जरिए हो गया, TV के जरिए हो गया। और दूसरा हो सकता है मौखिक हो गया, अमौखिक हो गया। काफ़ी तरह से हम संचार के प्रकार को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों लोगों की संख्या के आधार पे हम बात करते हैं। इसके अंदर नंबर 1 पे आता है दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संचार या फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, नंबर 1 पे। उसके बाद में आता है दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये दोनों आप अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, एक तो है इंट्रापर्सनल और एक है इंटरपर्सनल। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आए भी हैं और स्टूडेंट क्या है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन और फिर है मास कम्युनिकेशन। अब हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पे है अंतर्वैयक्तिक संचार, इसके इंट्रापर्सनल। इसके अंदर इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में कहते हैं इंट्रा, इंट्रा, याद रखना इसको। देखिए इंट्रापर्सनल के अंदर क्या होता है, यह संचार की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति खुद से संचार करता है, अर्थात इसकी परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है। दरअसल यह एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर व्यक्ति खुद से संचार करता है। जैसे हम किसी चीज़ को सोचते हैं या फिर अपने आप से बातें करते हैं, तो वो क्या हो गया दोस्तों, हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। और इसी के एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी माना जाता है। तो ये होता है दोस्तों, इसमें जैसे चिंतन मनन करना या फिर अपने आप पे गुस्सा करना, अपने आप हंसना, स्वपन देखना भी एक क्या है दोस्तों, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ही है। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत मानव अपनी केंद्रीय स्नायु तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बाह्य स्नायु तंत्र का उपयोग करता है। अपनी सेंस वगैरह का भी यूज कर सकता है इसके अंदर। और मुख्य रूप से दोस्तों इसमें यही है कि व्यक्ति खुद से संचार करे, खुद से बातें करे, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है वो भी हम बात करते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हो सकती है। इसमें व्यक्ति स्वयं को संचारित करता तथा अपने जीवन की योजनाओं को तैयार करता है। खुद हम सोचते ना कि हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरह से प्लानिंग करनी है, क्या करनी है। तो हम जितना ज़्यादा अपने आप को समझेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मानव सुख दुख का एहसास करता है, अपने जीवन के लिए उपयोगी तथा आवश्यक आयामों का आविष्कार करता है, नई नई चीज़ों को बनाता है, दिल और दिमाग पर नियंत्रण रखता है और फीडबैक व्यक्त करता है। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो बहुत जल्दी फीडबैक होता है उसके अंदर, क्योंकि हम ही तो सेंडर है और हम ही रिसीवर है, तो बहुत जल्दी होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 पे है हमारे पास अंतर्वैयक्तिक संचार। इसके अंदर क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। संचार की यह वह प्रक्रिया जिसमें 2 लोग शामिल होते हैं। जब 2 लोग आपस में भावनाओं, विचारों
आदि का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल मीन्स जहाँ पे दो व्यक्ति मिलके एक दूसरे से संचार करें, वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। और यह दोस्तों ये आमने सामने होता है, यह दो तरफा प्रक्रिया होती है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, फिर वो फीडबैक देता है। यह कहीं भी स्वर, संकेत, शब्द, ध्वनि, संगीत, चित्र, नाटक इत्यादि के रूप में हो सकता है। इसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे भी हो सकता है दोस्तों, बोल के भी हम कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, इशारों के द्वारा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे संख्या की बात कर रहे हैं। पहले हमने एक व्यक्ति की बात करी, वो खुद से बात करता है तो इंट्रा हो गया। जहाँ पे दो व्यक्ति बात करें वहाँ पे क्या हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, और इसमें फीडबैक तुरंत और सबसे बेहतर मिलता है। इसमें क्या है कि इसमें भी हमारा फीडबैक है वो अच्छा मिलता है दो व्यक्ति जब बातें करते हैं तो। और आगे हम बात करें दोस्तों, जैसे माता पिता के बुलाने पर हंसना, बोलना, भागना, अंतर, ये सारी चीज़ें इसके उदाहरण हम कह सकते हैं दोस्तों। और आप इसमें पढ़ लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। फीडबैक तुरंत तथा बेहतर मिलता है, दो व्यक्ति होंगे तो जल्दी अच्छे से बात कर सकेंगे, बाधा आने की संभावना कम रहती है, संचारक और प्रापक के मध्य सीधा संपर्क और संबंध स्थापित होता है, संचारक के पास प्रापक को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त अवसर होता है, संचारक और प्रापक शारीरिक व भावनात्मक दृष्टि से एक दूसरे के करीब होते हैं। काफ़ी तरह की चीज़ें होती है दोस्तों, इसके अंदर आप पढ़ लेना, कोई मुश्किल नहीं है। संदेश भेजने के लिए अनेक तरीके होते हैं, जैसे भाषा, शब्द, चेहरे की प्रक्रिया, भाव भंगिमा, हाथ लटकाना, पटकाना, पीछे हटना, सारी काफ़ी तरह की चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, नंबर 3 पे हमारे पास समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन की बात आती है। जैसा नाम से पता चल रहा है दोस्तों, जहाँ पे ग्रुप में लोग इकट्ठा होकर बात करें उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। और समूह संचार को समझने के लिए आइए इससे पहले आपको बताते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं इसके अंदर। समूह क्या है, मनुष्य अपने जीवन में किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है, वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए नए समूह का निर्माण करता है। यानी कि मान के चलिए वो बैंक में जा रहे तो वहाँ बैंक में एक समूह बना लेगा, स्कूल में बना लेगा, अलग अलग जगह पे बना लेगा। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यक्ति, देखिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में भावना, विचारों आदि का आदान प्रदान करें तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों, ग्रुप का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अब देखिए हज़ारों लोग होंगे तो वो तो ग्रुप नहीं होगा ना। ग्रुप का मीन्स कॉमन सेंस से बात है कि 10-20 लोग होंगे उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, तो 10-20 लोग इकट्ठा कुछ बातें कर रहे हैं, किसी समस्या पे समाधान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन हमारा होगा। और इस जैसे कि इसके अंदर हम बात करें क्लासरूम में पढ़ाई करना, एक साथ किसी बात पर हंसना, कवि सम्मेलन हो गया, भाषण हो गया छोटे स्तर पे, तो ये सभी क्या है, हमारे ग्रुप कम्युनिकेशन है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, विशेषताएं क्या है ग्रुप कम्युनिकेशन की। प्रापक की संख्या निश्चित होती है, सभी अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं। देखिए ग्रुप होगा तो उसमें सभी अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेशन हो सकता है। कोई बात अगर एक व्यक्ति अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा तो दूसरा उसको प्रेजेंट कर सकता है। सदस्यों के बीच समान रूप से विचारों, भावनाओं आदि का आदान प्रदान होता है। प्रापक, संचारक और प्रापक के बीच निकटता होती है। छोटा ग्रुप होगा तो उनके बीच निकटता होगी, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। विचार विमर्श के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है। वही बात मैंने बताई ना, अगर एक व्यक्ति किसी का समाधान नहीं कर रहा तो दूसरे के पास ऑप्शन होता है कि वो बोल सके उसके ऊपर। संचारक का उद्देश्य सदस्यों के बीच चेतना विकसित कर दायित्व बोध कराना होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराना होता है। फीडबैक समय समय पर सदस्यों से प्राप्त होता रहता है और समस्या के मूल समाधान के अनुरूप संदेश प्रेषित किया जाता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, नंबर 4 पे हमारे पास जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जनसंचार दो शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस संचार। जन मतलब क्या है, जन का अर्थ भीड़ हम कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हो तो वो क्या हो गया, जन हो गया। संचार, संचार आपको पता ही है कम्युनिकेशन, यानी कि भीड़ के अंदर कम्युनिकेशन करना क्या कहलाता है, हमारा जनसंचार कहलाता है, मास कम्युनिकेशन। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम मान के चले न्यूज़पेपर हो गया,
न्यूज़पेपर एक साथ हज़ारों लोगों को कम्युनिकेशन करता है। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, केबल, इंटरनेट, वेब पोर्टल इत्यादि होगी, ये क्या है दोस्तों, एक साथ हज़ारों लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन कहेंगे। और इंग्लिश में आप देख सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसका अभिप्राय बिखरी हुई जनता तक संचार माध्यमों की मदद से सूचना पहुंचाना। और इसके अंदर देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो जब हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सभी लोग इकट्ठा हो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, वो अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे हमारे, तो सभी दोस्त अलग अलग जगह पे बैठे हुए, लेकिन फिर भी इसको हम क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन इसको कहेंगे। जनसंचार का अर्थ है विशाल समूह के साथ संचार करने से है। दूसरे शब्दों में जनसंचार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बहुल रूप में प्रस्तुत किए गए संदेश को जन माध्यमों के जरिए एक दूसरे से अवगत करवाना है, एक दूसरे के साथ पहुंचाना है। तो समझ गए होंगे आप, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। जनसंचार की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है दोस्तों, विशाल भूभाग में रहने वाले प्रापक से एक साथ संपर्क स्थापित करना। अब देखिए, सभी लोगों को एक साथ लेके आना तो मुश्किल हो जाता है। अब जैसे अभी हम बात करें यूट्यूब पे, मैं सभी कहूँ कि सभी स्टूडेंट एक साथ आ जाइए, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम मास कम्युनिकेशन के जरिए यानी कि यूट्यूब के जरिए संचार करते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ के बिल्कुल आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। समस्त प्रापकों के लिए संदेश समान रूप से खुला रहता है। अब वीडियो जा रही है तो सभी के साथ एक जैसी जा रही है, ये नहीं है कि किसी एक के पास कम जा रही है, दूसरे के पास ज़्यादा जा रही है। अब देखिए, जैसे हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे सम्मेलन कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, हो सकता है शुरू में जो व्यक्ति बैठा है उसको अच्छे से सुनाई दे रहा हो, लास्ट में जो व्यक्ति बैठा है उसको अच्छे से सुनाई ना दे रहा हो। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सभी के साथ सभी के पास एक समान संदेश जाता है। संप्रेषण के लिए औपचारिक व व्यवस्थित संगठन होता है। इसमें देखिए, कम्युनिकेशन करते तो औपचारिक भी और अनौपचारिक दोनों हो सकता है, और वैसे ये व्यवस्थित संगठित होता है। जब हम मास कम्युनिकेशन करते तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे मान के चलिए टीवी पे कोई इंटरव्यू हम प्रसारित कर रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, ये इंटरव्यू इतने बजे आएगा, इतने बजे से लेके इतने बजे तक आएगा, ये व्यक्ति बोलेंगे, पहले ये बोलेंगे फिर ये बोलेंगे, यानी कि पूरा सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। प्रापक के विजातीय होने के बावजूद एक ही समय में संपर्क स्थापित करना संभव होता है। ये बात वही है दोस्तों, एक साथ अलग अलग लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। फीडबैक संचार के पास विलंब से या कई बार नहीं भी पहुंच पाता, ये इसकी कमी है दोस्तों मास कम्युनिकेशन की। इसको हम कमी कहेंगे। जो फीडबैक है, फीडबैक वो लेट पहुंचेगा दोस्तों, वो जल्दी नहीं पहुंचेगा। जैसे मान के चलिए हम न्यूज़पेपर की हम बात करें, न्यूज़पेपर में किसी ने राय मांगी, भाई इस पे आप अपनी अपनी राय दीजिए, तो हो सकता है लोग कोई एक दिन में दे रहा है, कोई 2 दिन में दे रहा है, कोई कितने दिन में दे रहा है फीडबैक अपना, तो ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कह सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों चैनल के आधार पर संचार का वर्गीकरण कितने तरह का होता है। 2 तरह का दोस्तों चैनल के आधार पे, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक, नॉन वर्बल अशाब्दिक संचार। देखिए, शाब्दिक संचार जैसा नाम से ही पता चल रहा है, शाब्दिक संचार की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। इसके बावजूद शाब्दिक संचार के माध्यम से मानव में बौद्धिकता का विकास होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब हम शब्दों के द्वारा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन या शाब्दिक कम्युनिकेशन कहेंगे। और ये थोड़ा जटिल क्यों है, इसका रीज़न ये है, मान के चलिए हमें यहाँ पे हिंदी अच्छे से आती है और हम अमेरिका चले जाए या किसी दूसरे देश चले जाए, वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो वो क्या होगा, वो बैरियर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा जटिल माना जा सकता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी प्रभावी साधन है कम्युनिकेशन करने का। और मौखिक जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो किस तरह का हो सकता है, मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। नंबर 1 पे है मौखिक संचार यानी कि ओरल कम्युनिकेशन। शाब्दिक, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली जरूरत है, शाब्दिक संचार 2 तरह का हो सकता है, एक तो मौखिक और एक लिखित। मौखिक यानी कि ओरल कम्युनिकेशन जो बोल के किया जाए उसको हम क्या कहेंगे, मौखिक संचार कहेंगे। वे सूचनाएं लिखित या लिपिबद्ध न होकर केवल जुबानी भाषा में प्रापक तक पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक संचार कहते हैं। जो बोल के किया जाए उसको हम क्या कहेंगे, मौखिक संचार कहेंगे। और इसके अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक्यूरेट शब्द होने चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास प्रॉपर लैंग्वेज की जानकारी हो, नहीं, कई बार हम टूटी फूटी लैंग्वेज के द्वारा भी अपना काम चला लेते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मौखिक संचार कहेंगे। और इसके अंदर क्या है, और देख लेना, कोई ज़्यादा इसके अंदर
मुश्किल नहीं है। और इसमें देखिए, देखो दोस्तों, पशुओं, बंदर व तोता आदि भी इसके द्वारा अपने संचार करते हैं। अब देखिए जो चिड़िया है, कोयल है, मोर है, अलग अलग चीज़ें वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। हम उनको नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी जो कम्युनिटी है वो समझ पाती है कि आज ये मोर इस लैंग्वेज, इस आवाज़ से बोल रहा है, तो इसका क्या रीज़न है। तो उनकी भी भाषा होती है, अपनी होती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, मौखिक संचार के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे वार्तालाप हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शन, भाषण, वाद विवाद, विचार गोष्ठी, पैनल वार्ता, सम्मेलन, काफ़ी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मौखिक संचार की विशेषताएं क्या है दोस्तों, वो हम देखते हैं। कम समय में अधिक लोगों के के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। अब स्टेज पे हम बोलेंगे तो एक साथ हज़ारों लोगों को आवाज़ सुनाई दे जाएगी। लेकिन अगर हम वहाँ पे पंफलेट वितरित करेंगे, एक एक को विजिटिंग कार्ड देंगे, तो उसमें क्या है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा और पहले व्यक्ति के पास जल्दी संदेश जाएगा, लेकिन लास्ट वाले व्यक्ति के पास संदेश लेट जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मौखिक संचार वो क्या है, अधिक लोगों के साथ कम समय में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। त्रुटियां होने की कम संभावनाएं रहती है, क्योंकि इसमें हम बोल के बता देते हैं, भाई ये हमने ये कहा है, हमारे कहने का मतलब ये है। अगर कोई गलती हो भी जाए तो बहुत अच्छे तरीके से उसको हम समझा सकते हैं। लेकिन लिखित संचार के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। समय की बचत, ये हमने बता ही दिया, कम समय में अधिक लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। विचार विनिमय से व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता, जब हम किसी व्यक्ति से बहुत हंस के बात करेंगे, हंसमुख होकर बात करेंगे, तो अगला व्यक्ति कहेगा यार आदमी तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिखित में देंगे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन, तो हमें अगले के व्यक्तित्व का पता नहीं चलेगा कि ये किस तरह का आदमी है। आगे हम बात करते हैं आपातकालीन परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी। कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी के अंदर हम बोल के अनाउंसमेंट करके कुछ बात बताते, तो वो बहुत जल्दी स्वीकार होती है और उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ें दोस्तों इसके अंदर। और आगे हम बात करते हैं लिखित संचार की, बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इसके अंदर हम लिखित में अपना संचार करते हैं। जैसे कि हम लेटर लिख के संचार करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा लेटर लिखे जाते थे, लेकिन आज बहुत कम हो गया। आज जैसे हम ईमेल के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो क्या हो गया, लिखित संचार हो गया। यानी कि लिख के अपना संदेश किसी और को पहुँचाना क्या कहलाता है, लिखित संचार कहलाता है, रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। और लिखित संचार के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, सूचना पट हो गया, समाचार बुलेटिन हो गया, प्रिंट मीडिया, नियम पुस्तिका, पत्र, फॉर्म, पुस्तकें, काफ़ी तरह के हो सकते हैं दोस्तों, जो भी हमें लिखित में दिखाई दे। लिखित संचार की विशेषता क्या होती है, लिखित संचार मौखिक संचार की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कि जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत होती है, वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होता है। जितने भी हमारे कोर्ट कचहरी के काम होते हैं, कार्यालय के ऑफिस के काम होते हैं, वो लिखित में क्यों होते हैं दोस्तों, वो प्रूफ के लिए होते हैं। कल को अगर कोई बात हो जाए तो हम ये प्रूफ के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन बोली हुई चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रूफ है। जैसे आपने सुना भी होगा कि कोर्ट वगैरह के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो यही चीज़ है दोस्तों, मौखिक संचार को ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता, लिखित संचार को बहुत ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। भविष्य में साक्ष्य और संदर्भ के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति से, मान के चलिए हम 50,000 रुपये दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, अगर हम उसको वैसे ही बोल दे भाई हाँ आज मैं तेरे को 50,000 रुपये दे रहा हूँ, 2 साल बाद मेरे को दे देना, हो सकता है 2 साल बाद में वो भूल जाए, वो कहे कि तुमने तो दिए ही नहीं, ये मुकर सकता है वो अपनी बात से। लेकिन अगर हम स्टाम्प पेपर पर लिखवा लें या फिर किसी कॉपी वगैरह में लिखवा ले, तो उसको दिखा सकते हैं, ये देखिए तुम्हारे साइन है, इस तारीख को तुमने लिए थे और इस तारीख को देने का तुमने वादा किया था। तो भविष्य में इसको एज ए प्रूफ हम यूज़ कर सकते हैं। संचारक और प्रापक की एक साथ मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, मौखिक संचार में तो क्या है, अगले व्यक्ति का होना ज़रूरी है, लेकिन लिखित संचार में कोई ज़रूरी नहीं है। हम मेल भेज रहे हैं, अगला व्यक्ति मान के चलिए 2 घंटे बाद मेल प्राप्त करे तो वो उसका आंसर दे सकता है। कम लागत में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी हम दे सकते हैं। और संदेश की 100% गोपनीयता, इसमें हम प्राइवेसी रख सकते हैं। किसी को, जैसे मेल की बात आ गई, और काफ़ी तरह की चीज़ें जिसमें हम प्राइवेसी रख सकते हैं लिखित संचार के अंदर। मौखिक संचार के अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जा सकता है। अब जैसे हमने पहले की काफ़ी सारी बुक्स वगैरह पढ़ी है लाइब्रेरी के अंदर, क्या बता 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी चीज़ें, वो आज हमारे पास क्यों हैं, क्योंकि वो लिखित में थी, इसलिए आज हमारे पास है वो।
क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास ये रेडियो वगैरह ये ऐसी चीज़ें नहीं थी 500 साल पहले। तो इसको हम आगे अपनी पीढ़ी के लिए संजो के रख सकते हैं। कमज़ोर स्मृति के लोगों के लिए लाभकारी है, जिन लोगों को याद नहीं रहता उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, नंबर 3 पे आता है हमारे पास अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है दोस्तों। नंबर जो मेन टाइप है नंबर 2 वो हमारा अशाब्दिक संचार आता है। इसके जैसा हमें नाम से पता चल रहा है दोस्तों, जहाँ शब्दों का यूज़ ना किया जाए, बगैर शब्दों के जो संचार किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, अशाब्दिक संचार कहेंगे। इसके अंदर जैसे आवाज़ है, आवाज़ का उतार चढ़ाव कम ज़्यादा करना, शारीरिक मुद्रा बनाना, मुख के जो हाव भाव है वो बनाना, तो काफ़ी तरह की चीज़ें इसके अंदर आती है। और कई स्थानों पे क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो अशाब्दिक संचार है ना वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे कि मान के चलिए किसी दो व्यक्तियों ने एक बार क्लास में, ये उसमें यूजीसी नेट में 2017 में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जब दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हो, क्लास के अंदर जो दो बच्चे लड़ाई कर रहे हो, तो आप कौन से कम्युनिकेशन पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, उनके वर्बल कम्युनिकेशन पे या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे विश्वास करेंगे। यानी कि देखिए उसमें हम क्या करें, दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने गलती नहीं की, मैंने गलती नहीं की, और दूसरा बच्चा अगर बोलते हुए हेजिटेट हो रहा है तो वो कहते हैं ना, झूठ बोलने वालों के हाव भाव हमें दिखाई दे जाएंगे। तो वहाँ पे उसका आंसर था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आंसर था। तो बहुत बार हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अशाब्दिक संचार के माध्यम, संचार विशेषज्ञ मेहराबिया ने सन 1972 में अपने अध्ययन के दौरान पाया कि मानव 55% संचार किससे करता है, अशाब्दिक संचार करता है 55%। यानी कि हम इशारों से बात करते हैं, कुछ यानी कि गंध सूंघ के, काफ़ी तरह से अशाब्दिक संचार करते हैं। 38% उच्चारण से, 7% शब्दों के द्वारा हम संचार करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, अगर इसके मुख्य रूप से देखा जाए क्या क्या टाइप हो सकते हैं अशाब्दिक संचार के, तो उसकी बात करते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों हमारे पास शारीरिक मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। उदाहरण के लिए हाथ हिलाना, हाथों से संकेत करना, मुंह हिलाना, इधर उधर चलना। अब देखिए कोई हमसे गुस्सा होगा तो क्या है कि हम मुंह फुला लेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, गुस्से में लाल हो जाएंगे। तो हम हमारे जो बॉडी की एक्टिविटी है वो बता देते हैं कि इंसान का मूड किस तरह का है। उसके बाद में हम बात करते हैं वेशभूषा की बात करते हैं, अपीयरेंस की बात करते हैं। अब देखिए हरियाणा का व्यक्ति होगा उसके पहनने का तरीका अलग हो सकता है, पंजाब का जो व्यक्ति होगा, राजस्थान का या फिर गुजरात का होगा, इन सभी के पहनावा वेशभूषा अलग अलग हो सकती है। हम उनको देख के बता सकते कि ये इंसान कहाँ का हो सकता है। आगे हम बात करते हैं स्पर्श, टच से। अब देखिए टच से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे नज़दीकी व्यक्ति होगा उससे हम हाथ मिलाएंगे, अच्छे से बात करेंगे, उसे गले भी मिल सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों से हमें पता चलेगा कि जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के गले मिल रहा है तो मीन्स वो कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा रिलेटिव है। दूसरे व्यक्ति से अगर गले नहीं मिल रहा तो हमें पता चल जाएगी कि इनका रिलेशन थोड़ा दूर का है। और टच के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, जैसे कि मान के चलिए हम बच्चों को सिखाते हैं गुड टच बैड टच सिखाते हैं कि कोई अगर इस तरीके से टच करे तो इसका मतलब गलत निकलता है। तो काफ़ी तरह की चीज़ें होती है, स्पर्श के द्वारा, टच के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इस इंसान का इंटेंशन क्या है। आगे हम बात करते हैं निकटता, प्रॉक्सिमिटी। इसके अंदर ये होता है कि दोस्तों निकटता यानी कि कोई व्यक्ति हमारे कितना पास बैठा है, कितना दूर है, उससे भी हम पता कर सकते हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति है प्रधानमंत्री के पास में बैठा है तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो उसके अंदर खासियत है तभी प्रधानमंत्री के पास बैठा है। ऐसे कोई भी नॉर्मल आदमी जाके प्रधानमंत्री के बगल वाली सीट पे नहीं बैठ सकता। तो हमारी निकटता से बहुत ज़्यादा पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशन क्या हो सकता है। आगे हम बात करते हैं काइनेसिस। काइनेसिस के अंदर क्या होता है, यह गैर मौखिक या गैर शाब्दिक संचार का एक रूप है। इसको संचार के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए इसमें बॉडी लैंग्वेज होता है, साइन लैंग्वेज होता है, पैरा लैंग्वेज होता है, नेत्र होता है, काफ़ी तरह की चीज़ें होती है दोस्तों काइनेसिस। इसके अंदर जो हमारा शरीर है, शरीर का हाव भाव हमें बता देता है। जैसा कि हम बात करें इसके अंदर साइन लैंग्वेज हो गया, पैरा लैंग्वेज हो गया,
और टच, ये दोस्तों वो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी है, वही चीज़ें इसके अंदर है। आई कांटेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, काइनेसिस के अंदर आती है, जहाँ पे हम अपने शरीर का यूज़ करके, आँखों का यूज़ करके, बॉडी का यूज़ करके हम संचार करते, तो उसे हम क्या कहते हैं, काइनेसिस कहेंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास मेटा कम्युनिकेशन। प्राय हम जो कहते हैं और जो अर्थ ग्रहिता तक पहुंचाते हैं उसमें कुछ अंतर हो सकता है। सभी अशाब्दिक संकेत जैसे बात कहने का लहजा, चेहरे की अभिव्यक्ति आदि अर्थ को वांछित स्तर से अच्छे ढंग से भी पहुंचा सकते हैं और बुरे ढंग से भी। ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों। देखिए, मान के चलिए अगर हम कोई बात कर रहे हैं और वो बात वैसे तो खुशी की बात है, लेकिन हम सीरियस होकर बात करेंगे, गुस्से में बात करेंगे, तो अगले वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये ढंग से बात हमसे नहीं कर रहा। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बोलने का तरीका अलग होता है और कहने का तरीका अलग होता है, लेकिन अगला व्यक्ति उसे अलग तरीके से ले जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटा कम्युनिकेशन कहेंगे। मेटा शब्द को हम सूचना प्रौद्योगिकी में भी एक उपसर्ग की तरह प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है एक अंतर्निहित परिभाषा या विवरण। समझ गए ना इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम कुछ बात कर रहे हैं, वो वर्ड्स के अंदर तो खुशी वाली बात हो सकती है, लेकिन हमारा चेहरा बता देता है कि हम ये बात गुस्से में कह रहे हैं, फिर खुशी से कह रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटा कम्युनिकेशन कहेंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पैरालिंग्विस्टिक। इसके अंदर क्या होता है, यह स्वर द्वारा होता है। शब्द कैसे कहे गए हैं, स्वर जो टोन है, कहने का टोन क्या है उसकी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरालिंग्विस्टिक कहेंगे। जब आप अपना मुंह बात करने के लिए खोलते, आप स्वयं के बारे में काफ़ी कुछ कह जाते हैं, जिसका अक्सर आपके कहे शब्दों से कुछ लेना देना नहीं होता। ये सेम टू सेम ऊपर वाले जैसी ही बात है, ऊपर वाले जो मेटा कम्युनिकेशन की बात की उसके जैसा ही है ये इसके अंदर। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों ओक्यूलिसिस। इसके अंदर क्या होता है, संचार में नेत्र पलकों का उपयोग करना, यानी कि नेत्रों के द्वारा हम किसी को आंख मारते हैं ना, कोई बात कहते हैं आंख मारते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम तीसरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। और आंखों के द्वारा बहुत सारा कम्युनिकेशन किया जा सकता है, ये आप सभी को पता है। आगे हम बात करते हैं प्रोक्सिमिस, स्थल का उपयोग। ये वही चीज़ आ गई दोस्तों, हमने ऊपर बात की थी, निकटता वाली बात की थी ना वो, तो ये प्रोक्सिमिस वाली बात आ गई। स्थान का उपयोग करना, व्यक्ति प्रधानमंत्री के पास बैठा है, कहाँ पे बैठा है, उससे हम पता कर सकते हैं कि उनके अंदर कितना जुड़ाव है, कितना कम्युनिकेशन है, कितना लगाव है। हैप्टिक्स का मतलब है स्पर्श द्वारा। स्पर्श वाले भी हमने बात की थी, टच वाली बात की थी, स्पर्श द्वारा, तो ये भी वही है दोस्तों, टच करके कम्युनिकेशन करना। आगे दोस्तों हमारे पास ऑब्जेक्टिक्स, संचार में वस्तु आदि का उपयोग करना, किसी वस्तु की ओर इंगित करना इत्यादि। अब देखिए, हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो किसी चीज़ को हाथ में लेके बात करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। या फिर किसी चीज़ की ओर इशारा करके हम बात करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। क्रोनमिक्स, इसे चरोनमिक्स भी कहते हैं, समय का प्रयोग कर, किस समय। आगे हम बात करते हैं नंबर 12 पे, क्रोनमिक्स, समय का प्रयोग करके बात कहना। जैसे कि जैसे कई व्यक्ति आपने देखे होंगे कि वो बात करते करते रुक जाते हैं, बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये इंसान कहाँ का हो सकता है। बात करने के लहजे के द्वारा हमें पता चल जाएगा वो कितना टाइम ले रहा है, क्या कर रहा है। जैसे कि हम बात करें, भारतीय लोगों की तुलना में बहुत सी समयबद्ध है। जो जापानी लोग जो होते हैं ना, वो समय के बहुत पाबंद होते हैं, समय के द्वारा हमें पता चल जाता है। ऑल्फस्टिक यानी कि गंध के द्वारा हमें पता करना। जैसे कि मान के चलिए कहीं पे कुछ बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, रसोई के अंदर बहुत गैस की स्मेल आ रही है, तो हमें पता चल जाएगी कि गैस लीकेज हो रही है, वो भी एक कम्युनिकेशन हो रहा है। और आगे हम बात करते हैं गुस्ट्रिक्स, स्वाद का प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कुछ चीज़ बनी हुई है और उसमें हमें लग रहा है भाई इसमें तो नमक ज़्यादा है, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा खाना नहीं बना है। स्वाद के द्वारा हम बहुत सा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अशाब्दिक संचार की विशेषता क्या होती है दोस्तों, ये देखते हैं। संचारक और प्रापक भाषाई दृष्टि से एक दूसरे से अपरिचित होते तब भी प्रभावित
होता है अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार की विशेषता ये है दोस्तों, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगला व्यक्ति चाहे लैंग्वेज जाने या ना जाने, लेकिन फिर भी हम उससे अच्छे से बात कर सकते हैं अगर हम दोनों के अंदर एबिलिटी है उसको इशारों के द्वारा समझाने की और अगले को इशारों के द्वारा समझने की एबिलिटी है, तो हम बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर हमें लैंग्वेज ना भी आए तो भी। ठीक है। संदेश संप्रेषण में समय और शक्ति दोनों ही बचत होती है। इसमें बहुत, जैसे इशारों के द्वारा कहते हैं भाई आज, ऐसे कहते हैं आजा आजा, इस तरह से, तो हमने शब्द नहीं बोला और बहुत कम समय में उसको अपनी बात कह दी। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। अशाब्दिक संचार में मौखिक संचार प्रभावी बनाता है। ये देखिए, जब हम शाब्दिक संचार कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर अशाब्दिक संचार भी करें तो हमारा कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे कि अभी मैं, देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, हाथ हिला रहा हूँ, चेहरे हाव भाव काफ़ी तरह की चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे क्या है कि इंटरेस्ट बन रहा है, क्रेडिबिलिटी बन रही है। तो ये मौखिक संचार के साथ अशाब्दिक संचार होगा तो बहुत अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों उद्देश्य और शैली के आधार पर संचार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। पर्पस और स्टाइल के हिसाब से हमारा कम्युनिकेशन किस तरह का हो सकता है। नंबर 1 पे है फॉर्मल कम्युनिकेशन और नंबर 2 पे है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम जब संदेश करते हैं ना तो हमारे जो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम किसी कंपनी में गए, वहाँ पे कंपनी का जो एम्प्लॉई है वो अपने बॉस से किस तरह से बात करेगा, वो सिस्टमेटिक ढंग से बात करेगा। लेकिन वही कर्मचारी घर आके अपने यार दोस्त से बात करता है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वो हो सकता है गाली देने लग जाए, कुछ भी हंसी मजाक करे, कुछ भी करे, लेकिन बॉस के साथ वो कम्युनिकेशन करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये है दोस्तों, इसके अंदर हम सही नियम कायदे कानून का यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से कम्युनिकेशन करते हैं। और औपचारिक संचार प्रणाली आवश्यक है, इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं। स्मूथ कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार पूर्व निर्धारित चैनलों के माध्यम से चलता है, इसलिए हर प्रतिभागी इस बात से अवगत है कि संदेश कहाँ कैसे भेजना है और इसे त्रुटि रहित माना जाता है। क्योंकि जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे तो दोस्तों हमें पता होगा किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कितने बजे कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पे त्रुटि होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। दक्षता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगर हम सही सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो सीधी सी बात है जब हम अगली बार करेंगे तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें मिलेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे हम बात करते हैं स्थायी रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड होता है। अगर हम फॉर्मल तरीके से किसी को लेटर लिख के कोई बात भेज रहे हैं तो वो आगे प्रूफ के रूप में यूज़ की जा सकती है। और अगर हम ऐसे चलते चलते कहते भाई हाँ ठीक है ये काम कर लियो भाई, ऐसे कर लियो वैसे कर लियो, तो वो हमारा एज ए प्रूफ एज ए रिकॉर्ड नहीं हो सकता। डिसिप्लिन होता है, इसके अंदर अनुशासन बिल्डअप होता है। कार्य समन्वय, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ समन्वय की भावना बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन की भावना बढ़ती है। विश्वसनीय, क्रेडिबिलिटी, इससे क्या हो कि विश्वास जागृत होता है, भाई ये बंदा है सही तरीके से काम करता है, अच्छे तरीके से काम करता है, कोई बात कहनी है कहने का लहजा पता है इसे, ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सूचना का सामान्य प्रवाह, स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीज़ हमने पहले भी कर ली। आगे हम बात करते हैं अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जिसके अंदर नियम कायदे कानून कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम अपने घर में मम्मी है, मम्मी से तो कैसे भी बात कर सकते हैं, गुस्से में भी बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में जो टीचर होती है तो टीचर से वैसे बात नहीं कर सकते ना, उनसे तो बड़े आराम से हमें बात करनी पड़ेगी, वो डांट भी दे तो भी हमें चुप रहना पड़ेगा। लेकिन घर में हम कैसे भी बात कर सकते, बहन भाई होते उनसे हम लड़ाई भी कर लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनसे हम ऐसे बात नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे दो व्यक्ति, दो यार दोस्त है, वो बात कर रहे तो भी हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। और इससे क्या होता है कि यह मुख्य रूप से कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये देखिए हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मान के चलिए हम किसी कंपनी में गए हैं, वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो क्या है कि उनके अंदर प्रेम की जो भावना कहते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना
कहते वो बिल्डअप नहीं होगी। कर्मचारी एक दूसरे का काम करते हैं, एक कर्मचारी दूसरे की सहायता करेगा तो दूसरा कर्मचारी फिर पहले वाले की कभी ना कभी सहायता करेगा। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है दोस्तों। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर। ग्रेप वाइन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि एक बात हमने किसी को कही, वो दूसरे के पास चलेगी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के पास चली गई। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ हम कह सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है, यानी कि हमने कोई बात बताई, वो फैल जाना वो बात, ये हो सकता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। और दिशा के आधार पर हम बात करें तो दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन किस तरह का हो सकता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन और एक हो सकता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। अब देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसे लंबवत संचार भी कहते हैं। इसमें से भी पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए वर्टिकल मतलब वी है ना, ये वी देखिए ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया। यानी कि कोई बात है, मैनेजर ने बताई है, वो बात मैनेजर से फिर धीरे 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 होते हुए कर्मचारियों के पास आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर चपड़ासी के पास आई। इसी तरीके से चपड़ासी जब बात कहेगा तो सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर से जाके ना कहे, वो अपने से ऊपर वाले व्यक्ति से कहे, ऊपर वाला फिर ऊपर वाले से। तो इस तरह से जाते जाते वो बात उनके पास पहुंचेगी। अब देखिए जैसे मान के चलिए हमें प्रधानमंत्री से कांटेक्ट करना है, तो सीधे तो प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते ना। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहले हमें किसी और व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, विधायक से मिलना पड़ेगा, विधायक फिर किसी और से मिलाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ पे जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन इसको हम कहेंगे। यह मूल रूप से औपचारिक संचार ही होता है। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक टाइप हम कह सकते हैं। यह ऊपर से नीचे की ओर चलता है और नीचे से ऊपर की ओर चलता है। इसके बाद दो और कम्युनिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। हमारा एक है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन और एक है डायगोनल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे वर्टिकल की बात की हमने, वी ऊपर से लेके नीचे तक। अब हॉरिजेंटल की बात करते हैं। हॉरिजेंटल में ये देखिए बीच के अंदर क्या है, एच। देखिए एच हम किस तरह से बनाते हैं, एक डंडा, दो डंडा और बीच के अंदर वो एक ब्रिज के समान होता है, सीधा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के अंदर हम समान लेवल के व्यक्ति से हम बात करते हैं। हमारे लेवल का जो व्यक्ति, जैसे दो यार दोस्त बात करें, दो टीचर आपस में बात करें, दो मैनेजर आपस में बात करें, तो उनको हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहेंगे। उसके अंदर जो सतर होता है उनका एक दूसरे का, वो इक्वल होता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जैसे हंसी मजाक करते हैं, कुछ अपनी पर्सनल बातें करते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा भी इसके अंदर हम कर सकते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के अंदर। और ये मुख्य रूप से दोस्तों इसके अंदर टीम बिल्डअप का काम किया जाता है। जैसे सभी के सभी एक लेवल के कर्मचारियों को हम इकट्ठा करते हैं, उनको कहते हैं भाई आपको एक ये योजना बनानी है, तो वो एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे से बात करते हुए योजना का निर्माण करते हैं। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के अंदर ये होता है। और आप इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों में देख लेना, सहज संचार, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। उसके बाद में है दोस्तों हमारे पास डायगोनल कम्युनिकेशन है, तिर्यक संचार है। डायगोनल मतलब तिरछा संचार। इससे आप समझ गए होंगे, तिरछा मतलब कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात कर लेता है। जैसे मान के चलिए एक बच्चा है, बच्चा सीधा टीचर के साथ जाके कम्युनिकेट कर लेता है, वो डरता नहीं है कि टीचर क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। कई बार हमने देखा है कि छोटे लेवल के व्यक्ति का भी एक बड़े लेवल के व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, तो वो बीच में जो व्यक्ति होते हैं उनसे कांटेक्ट नहीं करता, वो सीधा डायरेक्ट जाके उनसे बात कर लेता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर 1 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे, न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।